मॉर्निंग स्टूडेंट। जर्नल चैप्टर चल रहा है आपका और स्पेशल ट्रांजैक्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं। कल आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताई थी। अब आपको नेक्स्ट टर्म हम बता रहे हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? जब 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो 1 अप्रैल को ओपनिंग भी तो हो जाती है। जो चीज़ आप क्लोज करते हैं, सीडी करते हैं, उनको आगे भी तो लेकर आते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड भी तो करते हैं, है ना। तो उस वक्त जो एंट्री पास आउट की जाती है वो बनती है हमारी ओपनिंग एंट्री। इस एंट्री में हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सब डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं बैलेंस शीट में वो क्रेडिट, और कैपिटल भी क्रेडिट। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि कैपिटल मिसिंग होती है तो इसको हम बैलेंसिंग फिगर मान लेते हैं। लेकिन अगर कैपिटल भी दी हुई है, एसेट्स भी दी हुई हैं, लाइबिलिटीज़ भी दी हुई हैं, ठीक है, तो एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर फिर भी डिफरेंस आ रहा है कि कैपिटल भी है, बैलेंस शीट में से लाइबिलिटी एसेट्स भी सारी दे रखी हैं, तो अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो वो बनेगा आपका कैपिटल रिजर्व, और डेबिट का डिफरेंस आया तो बनेगा गुडविल। अब ये होते क्या है? गुडविल एक तरह की हिडन एसेट्स हो सकती है कि दिखा नहीं रखी बट है हमारी। इंटेंजिबल एसेट होती है, फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू को गुडविल कहा जाता है। और कैपिटल रिजर्व एक तरह की आपकी सेविंग होती है जो कई बार हमने शो नहीं कर रखी होती। एक तरह के प्रॉफिट्स होते हैं जो कि लाइबिलिटी में नहीं दिखा रखे और इसमें डिफरेंस आ रहे हैं तो हम उसे कैपिटल रिजर्व मान लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है हमारा ओपनिंग एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है आपकी बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है डूब जाना। किसका डूब जाना? पैसों का, मनी का। जैसे कि आपने एक्स से लेने हैं 5,000 रुपये, एक वर्ड आएगा इंसॉल्वेंट, एक्स हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है दिवाला निकलना, ठीक है। एंड नथिंग कैन बी रिकवर्ड, नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एक्स। एक्स से कुछ भी नहीं मिल सकता। इसका मतलब एक्स का पैसा डूब गया तो ये हमारा क्या है? लॉस। और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स 5,000। तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कि एक्स से पैसा लेना था, एक्स हमारा गिवर था बट वो पैसे नहीं आए और वो सारे पैसे डूब गए। ये ट्रांजैक्शन एक और तरीके से भी आ सकती है। किस तरीके से आ सकती है? कि अमाउंट ड्यू टू, कोई भी नाम ले लेते हैं, रोहित, ₹10,000, ठीक है। ही बिकम इंसॉल्वेंट, दिवाला निकल गया उसका, एंड 60 पैसे पर रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रोहित से लेने थे 10,000 रुपये, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी एसेट्स में से 60 पैसे पर रुपये, मतलब कि 60 पैसे 1 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो इसका मतलब 60% हमें रिसीव होगा। तो रोहित से लेने कितने थे? 10,000, 10,000 आए कितने? 60%, कैश अकाउंट डेबिट 60,000, बाकी डूब गए, 40,000 रुपये बैड डेट्स हो गए। तो इन दो तरीकों से ये एंट्री हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा रिकवर होना। अब जब हमारा पैसा डूब जाता है तो हम उस अकाउंट को बैड डेट्स अकाउंट में डालकर ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मान लो कि कभी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कोई व्यक्ति हमारा डूबा हुआ पैसा वापस देने आता है जो पहले बिजनेसमैन हुआ था, तो हम उससे पैसा ले लेंगे डेफिनेटली। तो पैसे तो आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाएगा
क्योंकि वो नाम हमने अकाउंट क्लोज कर दिया था बैड डेट्स में डालकर, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर कि डूबा हुआ पैसा जब वापस आता है तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट लिखा जाता है, ना कि उस व्यक्ति का नाम। नेक्स्ट एंट्री है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इस एंट्री की नॉलेज आपको पहले भी है, जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था। इन्हें हिंदी में तो अदत्त व्यय कहा जाता है। अदत्त व्यय, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा पैसा जो कि ड्यू तो हो चुका है, मतलब इसके भुगतान का समय आ चुका है, बट अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। तो जैसे मान लो आपको सैलरी देनी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, समय आ चुका है पैसा देने का, बट आपने सैलरी नहीं दी, आपके पास फिलहाल कैश की कमी है, तो एंट्री बनेगी कि ड्यू कर दी, कि टाइम हो चुका है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो पेमेंट तो हुई नहीं ना, तो हम वहाँ पर नोट करेंगे आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस होता है आपको पहले भी पता है कि लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये अकाउंट। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, expenses which paid in advance for the next year and benefits from that expense will be earned in next year। ये वो खर्चे हैं जिनका एडवांस में भुगतान कर दिया जाता है और ये अगले साल के लिए होते हैं, और इनसे मिलने वाले बेनिफिट भी हमें अगले साल में ही मिलेंगे। मतलब कि लाइक इंश्योरेंस के ऊपर आता है ये पॉइंट ज़्यादा, कि इंश्योरेंस जो होता है ना वो ज़्यादातर एक साल का इकट्ठा भुगतान किया जाता है। अब जिस डेट को आप इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइक आपने 1 जुलाई को इंश्योरेंस करवाया, तो 1 जुलाई वाला इंश्योरेंस 1 साल तक 30 जून तक चलेगा, तो आपकी क्लोजिंग होती है 31 मार्च की, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इंश्योरेंस आपका एडवांस आ गया है ना, तो 3 महीने का एडवांस हो गया। पे तो वो इकट्ठा कर दिया गया था 12 महीने का, लेकिन 3 महीने का एडवांस पे हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि आपने इंश्योरेंस का भुगतान किया, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मान लेते हैं आपने इंश्योरेंस का भुगतान किया 1000 रुपये का, इसमें से 200 रुपये अगले साल के हैं, अब भुगतान तो इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस को 200 रुपये को प्रीपेड इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र कर देंगे 200 रुपये। अब क्रेडिट किसे करूँ, इंश्योरेंस को, क्योंकि इंश्योरेंस 800 रुपये आना चाहिए था इस साल का, आपने लिख दिया 1000 रुपये, तो 200 रुपये क्रेडिट कर देंगे इंश्योरेंस से। तो जो भी खर्चा एडवांस में दे दिया जाता है वो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस से क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं घिसावट। ये होता क्या है, डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू इन रिडक्शन ऑफ एसेट, एसेट के मूल्य में जो कमी आती है उस मूल्य को, उस कमी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब काम है हमारा, बिजनेस है, फैक्ट्रीज में मशीनें तो चलेंगी, सामान तो यूज़ होगा तो उसकी वैल्यू घिसेगी भी सही, वैल्यू घिसेगी तो वो खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारा, खर्चा है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट, तो खर्चे को डेबिट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट किसे करें, इसका भुगतान तो किया नहीं जाता, क्रेडिट करेंगे एसेट अकाउंट को, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है।
जितनी वैल्यू कम हुई है उस अमाउंट से उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज। अब ओनर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर फर्म उन्हें इंटरेस्ट देती है। ठीक है। प्रॉफिट तो मिलता है। अब माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि वो प्रॉफिट लेता है। प्रॉफिट वो लेता है अपने जो ड्यूरिंग द ईयर वो काम करता है, तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल पर इंटरेस्ट लेता है, इसीलिए कैपिटल लाइबिलिटी में भी दिखाई जाती है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? खर्चा है ये फर्म के लिए, तो खर्चा है तो डेबिट कीजिए। लेकिन हम ओनर को ये ब्याज नगद में नहीं देते, उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं टू कैपिटल अकाउंट। अब अगर हम कैपिटल पे ब्याज देते हैं तो ड्राइंग्स पर लेते भी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। अगर हम कैपिटल पर दे रहे हैं और ओनर अगर विड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट ड्राइंग करता है तो उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे भी, सही लेंगे तो ये हमारी इनकम बन जाएगी। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो डेबिट किसे करें? डेबिट करेंगे ड्राइंग को। क्यों? मान लेते हैं उसने 10,000 की ड्राइंग की, उसके ऊपर 1,000 का इंटरेस्ट लग गया, तो ये मान लेंगे ड्राइंग 11,000 की है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारी मशीनों की रिक्वायरमेंट रहती है, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पॉइंट ये है कि जब भी कोई फिक्स एसेट परचेज की जाती है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है, जब भी कोई फिक्स एसेट परचेज की जाती है तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है उस खर्चे को अलग से नहीं दिखाया जाता, एसेट की वैल्यू में दिखाया जाता है। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक व्हीकल खरीदा, ठीक है, स्कूटी परचेज की, और वो स्कूटी आई 60,000 की, लेकिन 60,000 तो शोरूम का प्राइस है और उसे घर तक लाने में एक्सेसरी लगा लो, इंश्योरेंस लगा लो, आरसी लगा लो, 15,000 रुपये और खर्च हो गए। तो वो 15,000 रुपये हम खर्चों में नहीं डालेंगे, हम व्हीकल अकाउंट में ही 75,000 एक साथ दिखाएंगे। लेकिन माल खरीदते टाइम ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता। माल तो बिजनेस का प्रोडक्ट हो गया ना, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो यूज करते हैं, तो जो खर्चे होते हैं वो अलग से दिखाए जाते हैं। सिर्फ एसेट्स के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो उसी एसेट्स में डाला जाता है। अब बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने में ब्रिक्स लगती हैं, टिम्बर लगता है, तो अलग अलग अकाउंट होना बनेंगे। एक ही अकाउंट बनेगा बिल्डिंग अकाउंट और उसमें सारे के सारे खर्चे डाल दिए जाएंगे। तो जो भी एसेट है, ठीक है, टू बैंक कॉस्ट प्लस एक्सपेंस इकट्ठे ही दिखाए जाते हैं, अलग से नहीं दिखाए जाते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स इन गुड्स। आपको जर्नल में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परचेज डेबिट होती है बिकॉज माल आता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेज क्रेडिट होगी जब आप माल का इस्तेमाल करेंगे, यूज ऑफ गुड्स करेंगे, ठीक है। तो कहाँ होता है यूज ऑफ गुड्स? ड्राइंग्स इन गुड्स। अब आप मान लीजिए कपड़े का काम है आपका या ग्रोसरी का काम है, तो ग्रोसरी घर भी जाएगी, कपड़े घर भी जाएंगे, तो ड्राइंग्स इन गुड्स। जब आप अपने माल को घर पर यूज करते हैं तो वो हमारा हो गया ड्राइंग, और आपने पैसा तो नहीं निकाला ना, माल निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। दान में दे दिया माल, वही ग्रोसरी का ही ले लेते हैं कि ग्रोसरी डोनेट कर दी, ठीक है, डोनेट कर दी तो चैरिटी हो गया वो, या डोनेशन भी लिख सकते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू माल दिया तो टू परचेज अकाउंट। अब मान लो ऑफिस में से चोरी हो गई, तो माल की चोरी हो गई या आग लग गई तो लॉस तो हुआ ना, तो लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाना या फायर, जो भी सिचुएशन है, अकाउंट डेबिट। किस चीज का चोरी हुआ? माल का, तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है।
अब क्या होता है, माल का ना इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस होता है तो ये चोरी वोरी के नुकसान की रिकवरेज हो जाती है। तो अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगना पड़ेगा कि हमारे माल का नुकसान हुआ है। तो क्लेम कैसे एडमिट करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं लॉस बाय फायर है, टू लॉस बाय फायर। और जो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर सारा पैसा मिल गया तो यही एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। मान लेते हैं हमने 10,000 लेने थे और मिले 6, तो 4,000 कम मिले तो वो लॉस हो गया, लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर पूरे मिल जाए तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000, और अगर पूरे ना मिले तो लॉस में एंट्री चली जाएगी। एक एंट्री और है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। माल डिस्ट्रीब्यूट किया, अब हम हमारे प्रोडक्ट की ऐड करना चाहते हैं तो हमें माल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री में, फ्री सैंपल्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, लेकिन आपने एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं दिए, आपने अपना माल डिस्ट्रीब्यूट किया है। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करना भी एक टेक्निक है एडवर्टीजमेंट की। तो माल दिया है तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी जर्नल की स्पेशल ट्रांजैक्शन। इन्हीं ट्रांजैक्शंस के बाद आपका जर्नल कंप्लीट हो जाता है। अब हमें सिर्फ न्यूमेरिकल रिवाइज करने हैं। तो आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, रीड करनी है, करके देखनी है, और उसके बाद न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।